हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपना चैनल बीसीएम में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के संबंध में। दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित सारा डिटेल्स और उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हर प्रत्येक साल परीक्षा में पूछा जाता है उसका भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए, देखते बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अब जानते हैं, हम लोग शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सब दोस्तों, इसमें स्पष्ट है दो चर राशि होना चाहिए। कैटो चर राशि होना चाहिए, पूछा जाएगा दो चर वाला, तो स्पष्ट है दो चर वाला। अब यहाँ समझने वाली बात है रैखिक। दोस्तों, अगर सरल रेखा का यानी सीधी रेखा का जो समीकरण निर्माण करेगा वह रैखिक समीकरण होगा। अब इसका पहचान क्या है? रैखिक समीकरण का पहचान है कि चर राशि पर घात एक होना चाहिए, तो उसका जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा। तो देख लेते हैं। तो पहले हम एक चर से शुरू करते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें एक चर राशि हो, जिसमें एक चर राशि हो। जिस समीकरण में कितना चर राशि हो? एक चर राशि हो। स्पष्ट हो गया। अब जैसे देखिए 2x + 5 = 0, 6y ले लीजिए, y में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x में ही होगा। -5 0, 9x + 4 = 5, ये सभी हो गया दो एक चर में। इसका जनरल फॉर्म जान लीजिए, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax + b = 0, वेयर जहां एक डज नॉट इक्वल 0, ए का वैल्यू शून्य नहीं हो सकता। इसका हल पूछा जाएगा तो देख लीजिए दोस्तों, हल हो जाएगा x, इसको इधर प्लस में इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ax = -b, तो x = हो जाएगा -b/a। स्पष्ट हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका अगर आपको आलेख पूछा जाएगा, आलेख, तो इसमें देखिए कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए। अब इसी में है ax + b, तो अभी देखिए x = कितना निकला है, x = -b/a। इस फॉर्म में यानी x = अगर c भी लिखा जाएगा यानी x के इक्वल में, तो देख लीजिए ये y एक्सिस के समानांतर होगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ये दोस्तों, देख लीजिए ये y एक्सिस, इसमें यहाँ मान लीजिए ये x = a हो गया, तो y अक्ष के समांतर इसका आलेख क्या होगा? y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, y अक्ष के समानांतर। x बराबर कुछ भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो गया। x बराबर पूछा जाएगा 5 का आलेख, x बराबर 5 का आलेख, तो जो y अक्ष के समानांतर, याद रखिएगा y अक्ष के समांतर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किधर होगा, तो y अक्ष के समानांतर होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो आलेख होगा y अक्ष के समानांतर होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख अगर x में है तो y अक्ष के समानांतर, अगर y में दे देंगे तब x अक्ष के समानांतर। दोस्तों, ये भी जान लीजिए, अगर ऐसा रहता है ay + b = 0 रहता है, तो यहां से आपको हो जाएगा ay = -b, इसीलिए y = -b/a। दोस्तों, y बराबर फॉर्म में रहेगा, तो ये x अक्ष के, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे x अक्ष के समानांतर बन जाएगा, x अक्ष के समांतर। कैसा बनेगा दोस्तों? x अक्ष के समांतर बन जाएगा।
तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ ये हो गया एक्स अक्ष के समांतर। इसमें अगर पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं इस कॉर्नर पॉइंट्स में। देखिए जितना भी हम घेरा लगाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग, अगर कॉपी रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ क्लियर होगा। x बराबर कुछ भी हो जाएगा, -5 -√2 2 3 4 5 कुछ भी हो जाएगा तो वह किधर होगा, तो वह अक्ष के समानांतर हो जाएगा। लेकिन अगर y बराबर कुछ भी रहेगा तो वह x अक्ष के समांतर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है ये बात, VBI, यहाँ भी VBI है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x बराबर कुछ भी लिखा रहेगा तो किधर होगा, वह अक्ष के समांतर। अगर y बराबर कुछ लिखा रहेगा, y बराबर 3, y बराबर 5, y बराबर 10, तो ये हो जाएगा x अक्ष के समानांतर। तो अब हम दो चर का रेखीय समीकरण जानते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण, एक चर वाला खत्म हो गया। अब देखिए इसमें दो चर राशि होना चाहिए। कितना चर राशि होना चाहिए, दो चर राशि। स्पष्ट है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें स्पष्ट है, दो चर वाला होना चाहिए। रेखिक है तो सरल रेखा होगा। याद रखिएगा दोस्तों, सरल रेखा जब भी रहेगा तो सरल रेखा क्या होगा, सरल रेखा। जब ये दो चर में कोई भी सवाल आएगा तो उसका आलेख क्या हो जाएगा, दो चर में सरल रेखा। अब देखिए इसका आता है व्यापक रूप। सबसे पहले कौन सी, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। तो देख लीजिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। याद रखिएगा दोस्तों, a does not equal 0, b does not equal 0। क्यों, क्योंकि a का मान अगर 0 कर देंगे तो केवल y बचेगा जो कि एक चर में हो जाएगा। अगर b का मान 0 करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा जो कि एक चर में हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि x does not equal 0, y b does not equal 0। तो क्लियर। अब इसका हल पूछा जाता है दोस्तों, एक चर में था तो एक हल हुआ था, उसका कितना हल होगा, एक हल। यहाँ देखिए अगर एक चर, दो चर में एक ठो समीकरण है, केवल एक समीकरण, तो उसका अनंत हल होगा। इसका हल कितना हो जाएगा, अनंत। हल कितना होगा, अनंत। बहुत इंपोर्टेंट, VBI क्वेश्चन बनता है यहाँ 2x + 5 y + 6 = 0। इस तरह से कोई समीकरण दो चर में होना चाहिए का हल होगा। हल कितना होगा, हल कितना होगा, तो दोस्तों अनंत होगा। कितना होगा, यहाँ लिख दिया है अनंत। आंसर कुछ नहीं देखना है, अनंत। अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा x बराबर 1, y बराबर 2, तो जांच करना होगा, तब जांच करना होगा, जांच करना होगा। इसमें क्या करना होगा, जांच करना। अगर x y का मान दिया रहेगा तो जांच करना होगा दोस्तों। x y का मान दिया रहेगा तो जैसे हम यहाँ जांच करके ये बता देते हैं कि अगर कहेगा कि ऑप्शन दिया रहेगा कि 1 2 फिर 3 4 ऐसे कुछ ऑप्शन रहेगा तो जांच करना होगा, लिख दिए हैं दोस्तों। तो जैसे हम जांच में आपको बता भी देते हैं, x के जगह 1 रखिए और y के जगह 5 रखिए। देखिए दोस्तों, x के जगह 1 और y के जगह 2 रखिए। देखिए तो RHS दोनों LHS RHS इक्वल होता है या नहीं। 5 9 10 + 6, तो 10 2 12 12 अच्छा 12 हो गया, अच्छा 18 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। हल नहीं है, हल नहीं है। अगर केवल ऐसा कहेगा हल कितना होगा तो अनंत होगा, हल कितना होगा तो अनंत होगा। अगर जांच करने वाली बात है कि ये इसका हल है या नहीं है, तो दोस्तों जांच इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों अब दो चर वाले 100 समीकरण रहेगा तो उसका समझा दिए। अब देखिए इसमें बनता समीकरण युग्म। समीकरण युग मतलब जोड़ा, युग मतलब जोड़ा। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। अब यहाँ समीकरण युग्म रहेगा या निकाय, निकाय। तो दोस्तों एक ही बात होगा। अब देख लेते हैं इसका क्या होता है। इसमें व्यापक रूप देख लीजिए, इसका व्यापक रूप। तो दोस्तों दो समीकरण है, तो इसलिए a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0।
अब इसका दोस्तों अगर हल पूछा जाएगा तो हल इसका कंडीशन पे आता है, ठीक ना, कि अनंत भी हल हो सकता है, एक हल हो सकता है, कोई हल नहीं भी हो सकता। तो उसका हम जो जांच करेंगे हल के लिए तो देख लीजिए। अब हल इसका अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इसका अनंत हल होगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए सवाल आपका अगर दो चर में दिया रहेगा तो उसको जांच करने के लिए है वो बता देते हैं। तो हल कैसा हो सकता है देख लीजिए। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, इसी को लिखा जाता है a1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है a1 b2 डज नॉट इक्वल a2 b1। तो इसका हल हो जाएगा अद्वितीय, इसका हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय हो गया। समीकरण युग्म पूछा जाएगा, समीकरण युग्म पूछा जाएगा दोस्तों, तो समीकरण युग्म संगत होगा, संगत। अगर इसी का आलेख पूछा जाएगा, आलेख अगर इस कंडीशन में आया तो आलेख हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। क्या होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आज महान इंपोर्टेंट होने वाला है। प्रतिच्छेदी क्या होगा, यानी एक बिंदु पर ऐसे काटेगा, ठीक ना, एक बिंदु जो कटान बिंदु मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे x और y का कुछ भी जो मान आएगा 2 3 4 5, तो वही आंसर होगा। x और y में, x और y में x का मान 3 आएगा। मान लीजिए यहाँ 2 3 पे काट दिया है, 2 3 पे काटा है, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 2 और y का मान होगा 3। तो ये क्लियर हो गया। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, या a1 b2 बराबर नहीं होगा b2 a2 b1, तो क्या हो जाएगा, हल अद्वितीय होगा। अर्थात केवल एक, यहाँ लिख देते हैं केवल एक, याद रखिए दोस्तों, केवल एक। अगर इसी में दूसरा टर्म कंडीशन हो जाएगा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो गया तब, तो तीसरा देखेंगे ये बराबर अगर नहीं हुआ c1 बटे c2, तो हल पूछा जाएगा, तो हल हो जाएगा इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसमें हो जाएगा समीकरण युग्म पूछा जाएगा, समीकरण युग्म पूछा जाएगा तो असंगत होगा, असंगत, याद रखिएगा दोस्तों, असंगत। इसी का दूसरा नाम है विरोधी, याद रखिएगा, पूछा जाएगा विरोधी समीकरण युग्म का कितना हल, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जीरो, कोई हल नहीं, जीरो, कोई हल नहीं, जीरो हो गया। तो इस तरह से इसमें देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। तो आलेख कैसा हो गया, हल कैसा हो गया, कोई हल नहीं। समीकरण युग्म कैसा हो गया, इसका भी आलेख जब पूछा जाएगा तो देखिए आलेख, आलेख हो जाएगा इसका समांतर, समांतर, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ये हुआ समांतर, देख लीजिए। और दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होता है, और उभयनिष्ठ बिंदु जीरो, उभयनिष्ठ बिंदु जीरो, यानी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। दोस्तों तीसरा टर्म और कंडीशन आता है। तीसरा टर्म कंडीशन क्या है देख लीजिए, तीसरा टर्म और कंडीशन। अब वहां हुआ था कि पहला हुआ था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं हुआ था b1 बटे b2, दूसरा हुआ था बराबर हो गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो गया तब, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो गया c1 बटे c2, तब इसका जो है हल पूछा जाएगा, तो हल हो जाएगा अनेक। और परिमित रूप से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिएगा अनेक। हल कैसा होगा दोस्तों, अनेक हल होगा, मतलब अनंत हल होगा, इसी को कहते हैं अनंत, ठीक है। अगर समीकरण युग्म पूछा जाएगा दोस्तों, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कौन चीज, समीकरण युग्म, तो संगत, याद रखिएगा, आलेख इसी को कहते हैं आश्रित। समीकरण युग्म कैसा होगा, आश्रित, आश्रित समीकरण निकाय क्या होगा, आश्रित। तो देखते अब इसका है आलेख दोस्तों, याद रखिएगा आलेख, आलेख कैसा होगा, तो आलेख संपाती, अर्थात ग्राफ में जब खींचेंगे तो देखेंगे दोनों समीकरण का बिंदु जो होगा सेम मिलेगा। अर्थात इसे एक रेखा यहाँ खींचे
पहला समीकरण का ये आलेख हुआ, दूसरा का भी यही आलेख हो जाएगा। यानी एक ही रेखा पर अगर दो रेखा रहता है तो उसको कहते हैं समपाती। तो दोस्तों इस तरह से हो गया। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो हम एक दो समझाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। देखिए दोस्तों पूछा जाता है जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन समझते हैं 2x + 3y - 5 = 0 एंड 3x - y + 5 = 0 है। तो इसका आलेख कैसा होगा? आलेख होगा, ऑप्शन दे रहे हैं समांतर, दूसरा दे रहे हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला, प्रतिच्छेदी, दूसरा तीसरा दे रहे हैं समपाती, और चौथा दे यानी जी नंबर दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो देख लीजिए इसका कैसे जांच करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले सोल्व ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, सोल्व करना पड़ेगा। देखिए x के साथ जो रहेगा पहले समीकरण में वो a1 और दूसरा में जो होगा a2, फिर y के साथ जो रहेगा पहला में b1 और दूसरा में जो रहेगा वो b2, और अचर पद जो मिलेगा वह c1 c2 मिलेगा। पहला वाला का c1, दूसरा वाला का c2, जो कि हम यहाँ आपको उसमें या लिखे भी थे a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा लिखे थे a2x + b2y + c2 = 0। देख लीजिए इस कंपैरिजन कर लेते हैं, लिख देंगे a1 बटे a2, तो देखिए यहाँ 2/3 और b1 बटे b2, तो यहाँ देखिए 3y, यहाँ चिन्ह सहित लेना है, यहाँ प्लस थे प्लस लिखा नहीं जाता, 3y - 1 और c1/c2 देखिए -5/-5 दोस्तों, ये कट के 1 हो गया। अब देखते हैं 2/3 है, यहाँ 3/-1 है, ये बराबर है? बराबर नहीं है, कह देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर बराबर नहीं है तो दोस्तों हम इसका पहला टर्म कंडीशन में बताए थे, पहले नंबर में आ गया। अब पहले नंबर में क्या था? आलेख प्रतिच्छेदी, आलेख प्रतिच्छेदी। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। संगत असंगत के जांच के लिए भी यही नियम है। संगत असंगत पूछा जाएगा समीकरण युग संगत है या असंगत है, तो उसके लिए भी यही नियम है। इसी नियम से आप जांच कर सकते हैं। 3 कंडीशन व तीनों में से ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें जो भी जांच करने के लिए संगत है, असंगत है, रेखा समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, तो इस नियम से हम इसको जांच कर सकते हैं। अब है समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। दोस्तों इसका हल करने का विधि जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दो विधि होता है, एक होता है आलेख विधि। क्या होता है? आलेख, जिसको हम लोग ग्राफ भी कहते हैं, इंग्लिश इसका ग्राफ होता है। आलेख विधि, आलेख विधि पहला क्या होता है? आलेख विधि। अगर ग्राफ विधि से हल करने के लिए पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है। तो दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि कौन सा विधि? और बीजगणितीय विधि को भी हम 3 विधि से हल करते हैं। कितनी विधि से हल करते हैं? पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि कौन सा विधि? दूसरा हो गया विलोपन, विलोपन या इसी का नाम है लुप्तीकरण, लुप्तीकरण कौन सा विधि दोस्तों? लुप्तीकरण। और तीसरा है व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस इसका सब्स्टिट्यूशन, इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसका एलिमिनेशन मेथड, इसका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन
विधि। तो तीनों का अलग अलग नियम है, ठीक है, तीनों में। तो हम एक सवाल लेकर के हम तीनों विधि से सोल्व करके आप लोगों को बता देंगे। अब पहले है एक, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिए। अब क्वेश्चन है 2x + y = 3 एंड 3x - y = 2। इसको कि हम तीनों विधि से हल करके आप लोग को समझा देते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि में कैसे सोल्व करते हैं। 2x + y = 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है 3x - y = 2, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से x का या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में पुट करेंगे। इसमें यही होता है प्रतिस्थापन, मतलब एक से निकाल करके दूसरे में रख दीजिए, यही हो गया प्रतिस्थापन। तो लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है देख लीजिए। 2x + y = 3, तो यहाँ से हो गया 2x, या y का मान ही निकाल लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2x, जिसको मान लेते हैं समीकरण 3। और y का मान समीकरण 2 में पुट कीजिए। अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में, 2 से निकालेंगे तब 1 में, उल्टा वाइस वर्सा इसको कहेंगे। तो अब देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 से या 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 3x - y = 2। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। 3x और y का वैल्यू कितना है दोस्तों, जब ये यहाँ माइनस प्लस होगा तो सब दोस्तों कोष्ट का उपयोग कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा सॉल्यूशन। 3x - 3, अब माइनस यहाँ हो गया प्लस। अब देखिए इसको उधर भेज देंगे, 3 सॉरी यहाँ पे हो गया, यहाँ x होना चाहिए। अब यहाँ हो गया 3 × 2 = 5x, ये हो गया आपको 2, ये माइनस में इधर आया प्लस में 5 हो गया, इसीलिए x = 5/5 कैंसिल हो गया 1। अब समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से दोस्तों यहाँ लिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ से 3 में क्या आ गया, 3 में आ गया है दोस्तों y = 3x सॉरी 3 - 2x, 2x का वैल्यू कितना निकला दोस्तों 1, तो 1 रखते हैं। तो 3 - 2 = 1। तो हेंस देखिए आपको आ गया x = 1 और y = 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माय डियर, आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग विलोपन विधि जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x + 3y = 5 है, और उसके बाद 3x - 2y = 1 है। दोस्तों मेरे प्यारे, देखिए इसको हम किस विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। कौन सा विधि, विलोपन विधि। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1, 2 मान लेते हैं। और क्या करते हैं, विलोपन मतलब विलुप्त करना। विलोपन मतलब विलुप्त करना, या तो आप x को विलुप्त कर दीजिए या y को विलुप्त कीजिए, लेकिन किसी एक को विलुप्त कीजिए। तो विलुप्त कैसे होता है, तो जोड़ने या घटाने पर विलुप्त होता है। और जोड़ घटाव में विलुप्त कब होगा, जब एक दूसरे के इक्वल होगा। मान लीजिए कहीं 2x है, 2x में से 2x को माइनस करेंगे तब 0 होगा, या 3x, या अगर y में लेंगे तो 3y में से 3y जाएगा तब 0 होगा। इस तरह से इसको विलुप्त करते हैं। तो विलुप्त करने के लिए देख लीजिए इसका क्या प्रोसेस लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1, या देख लीजिए पहले डायरेक्ट ही करते, देखिए समझ में आ गया होगा हम किस विधि से उपयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से, किस विधि से। तो अब देखिए ये इसको मान लेते हैं, यहाँ आपको x को विलुप्त करना है, तो x के गुणांक को एक दूसरे में इनवर्स चेंज करके हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, उल्टा वाइस वर्सा लेकर के। ये तो हम ये अगर ऐसा करेंगे, x के गुणांक को गुना करेंगे तो x वाला कैंसिल होगा, y को गुना करेंगे तो y वाला होगा। तो देखिए हम y को गुना करके लेते हैं, जो इजी हो जाएगा। देखिए हो गया इजी, क्या दोनों तरफ से बनता है, ठीक ना।
तो देखिए समीकरण एक को कितना से गुना किए, 2 से। 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से। चिन्ह नहीं लिखना है, माइनस प्लस नहीं लिखना है दोस्तों, चिन्ह से मुक्त रहता है ये 2 से यहाँ लिख दिए, यहाँ 3 था, यहाँ 3 लिखिए उल्टा। अब गुना करके लिखिए तो दोस्तों कितना होता देख लीजिए, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 5 ना 10। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, 3 तिया कितना हो जाएगा 9x का माइनस हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्लस जो जिसका गुणांक बराबर हुआ उसमें अगर प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो दोस्तों लिखेंगे घटाने पर। याद रखिएगा क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। और चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है दोस्तों मेरे प्यारे, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है ये साथ। लेकिन अगर एक जगह प्लस रहेगा माइनस रहेगा या माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो दोस्तों जोड़ने पर क्या मेरे प्यारे, जोड़ने पर। अब देख लेते हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तभी बताए हैं जोड़ने पर। तो ऐड लिख दीजिए, यहाँ ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ये हो गया 13। यहाँ से x इक्वल होगा 13/13 करके 1। अब आपका x का वैल्यू निकल गया और x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसमें प्यारे, समीकरण 1 में। 2 में भी रख सकते थे, तो देखिए 1 में रख रहे हैं तो 1 पहले लिख लीजिए, तब गलती नहीं होगा। तो 2x का मान 1 निकला है प्यारे, तो यहाँ देख लीजिए 5 हो गया। यहाँ से 2 + 3y = 5 हो गया मेरे प्यारे। यहाँ से देख लीजिए 3y तो 5 ये प्लस में इधर आया माइनस में, तो यहाँ हो गया 3 y इक्वल हो गया मेरे प्यारे 3/3। ये गुना में है कि या इधर हो गया भाग, तो 1 हेंस, तो क्या सब निकल गया मेरे प्यारे। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। इस तरह से आप लोगों का जो ये विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका था बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसको हम दूसरा समीकरण लेकर के और उस समीकरण को क्या करते हैं, वृत्त गुणन विधि से हल करते हैं दोस्तों। देख लीजिए कोई समीकरण ले लेते हैं, 6x - 2 या +2 = 8 ले लेते हैं। फिर यहाँ से 3x - y = मान लीजिए 2। इस तरह से कोई समीकरण हम ले लिए और इस समीकरण को अब हल करने का तरीका देखते हैं। कौन विधि से दोस्तों, वृत्त गुणन विधि से। वृत्त गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों। कौन सा विधि, और कौन सा विधि, वृत्त गुणन विधि। तो दोस्तों अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमको RHS में 0 लाना पड़ता है। RHS में क्या करना पड़ता है दोस्तों मेरे प्यारे, 0 करना पड़ता है, इसमें 0 करना पड़ता है। तो दोस्तों प्यार इसको 0 कीजिए, देख लीजिए 6x + 2y - 8 = 0। इसको इधर ले आइए, एंड में लिख डालते हैं 3x - y इधर प्लस में है, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो देख लीजिए हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों वृत्त गुणन विधि। कौन सा विधि उपयोग कर रहे हैं आप, और यहाँ से यहीं पे थोड़ा सा याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे, अगर हम x का गुणांक लिखते हैं, x लिखेंगे तो मेरे प्यारे x को ढक दीजिए, आप भूल जाइए कि x है, x लिख लिए, x को भूल जाइए। और इसको कोना कोनी, देखिए लिखल है वृत्त गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको और चिन्ह सहित गुणांक को गुना करना है। देखिए तो 2 - -2 हो गया मेरे प्यारे। अब ये सूत्र में आता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये सूत्र माइनस कहाँ से आता है, सूत्र से आता है। इसको अब फिर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है, कितना है 1 है। इसको गुना कीजिए, -1 - -8 मेरे प्यारे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको कोना कोनी गुना किए, आपको गुना नहीं किया है दोस्तों, सवाल में गुना किए हैं x के गुणांक को। फिर देखिए यहाँ से, अब यहाँ ये हो x का काम खत्म, अब x को हटा दीजिए, y लिखिए। y लिखेंगे तो y को भूल जाएंगे दोस्तों, लास्ट में -1 और -8 लिखे थे, ऐसे लिखे थे हम। तो ये यहाँ y खत्म कर दिए, यहाँ जो खत्म कर दिए तो मेरे प्यारे यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप लोग को, यहाँ 3x यहाँ 8 है, इसको गुना कीजिए मेरे प्यारे। देख लेते हैं 3 - 8। दोस्तों ये कहाँ से, तो हम अपने कपाल में से नहीं लाए हैं, ये सूत्र में आता है दोस्तों, ये माइनस सूत्र में आता है ट्रिक में। तो आप देखते हैं इसको गुना किए तो फिर दोस्तों ऐसे, इसको देखिए
2 गुना 6। देख लीजिए मेरे प्यारे, समझ में आ गया होगा। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए 1 लेंगे मेरे प्यारे, कांस्टेंट के लिए 1 लेंगे। देखिए दोस्तों, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किए थे, 6 और 2 को, लेकिन इसको तो ढक दिए, तो इसके बाद वाला क्या है, ये है, तो इसको गुना कीजिए मेरे प्यारे, मेरे प्यारे गुना कीजिए इसको, माइनस। देख लिए, अब माइनस देंगे फिर इसको, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम गुना को गुना कर रहे हैं। हो गया, तो देख लीजिए मेरे प्यारे, x -4 माइनस माइनस प्लस फिर एक तो माइनस, तब तक हो गया -8। अब यहाँ देखिए y, यहाँ देखिए -8 दिया 24 है, यहाँ देखिए मेरे प्यारे 6 दूना 12। अब फिर देखिए यहाँ दोस्तों y -6 और -6 हो गया। तो देख लेते हैं कितना हो गया, देख लीजिए प्यारे, यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए 6 गुना 2 जो किए थे, तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ चूंकि माइनस में है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, यहाँ -2 हो जाएगा, -2 होगा। तब इस तरह से यहाँ दोस्तों माइनस ये हो जाए, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्यारे, यहाँ लिख रहे हैं, नीचे में जगह नहीं है प्यारे, बोर्ड छोटा है प्यारे, x बटे देखिए -12 हो गया, यहाँ कितना हो गया मेरे प्यारे, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और घट गया, यहाँ भी माइनस कितना हो गया 12, 12 1/-। अब देखिए इसीलिए पहला अंतिम के बराबर, इसीलिए लिख सकते हैं -12 बराबर -1/12, या माइनस यही रहे और ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। फिर यहाँ से इसको इक्वल कीजिए, -1/-12, यहाँ भी कट गया, इसीलिए y इक्वल टू 1, हेंस तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो आप लोगों को ये भी विधि समझ में आ गया होगा, तीनों विधि आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स कराया जाएगा मेरे प्यारे। एक और इसमें देखिए एक टाइप का और सवाल है। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या कहता है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, मान के लिए, किस मान के लिए 2x - ky इक्वल टू 1 एवं 3x + y इक्वल टू 4 का अद्वितीय हल होगा। मेरे प्यारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। अब कहता है के किस मान के लिए 2x - ky बराबर 1 और 3x + y बराबर 4 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए दोस्तों, अद्वितीय हल का जो शर्त बताए थे, टर्म और कंडीशन बताए थे, उसी पर पे बनेगा, इसमें कोई अलग से इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इसको सोल्व करके आपके सामने दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं, 2x - ky इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, 3x + y इक्वल टू कितना है 4। देख लीजिए प्यारे, अब यहाँ से जब टर्म और कंडीशन अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए दोस्तों, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए ट्रिक क्या था दोस्तों, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए दोस्तों मेरे प्यारे, हल के लिए देखिए टर्म और a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो दोस्तों उसी पर ले जाइए, तो लिख देंगे अद्वितीय हल के लिए, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, अद्वितीय हल के लिए। देख लीजिए a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। मेरे प्यारे देखिए, a1 पहला वाला बताए थे x का साथ में रहेगा तो a1/a2 होता है, क्या होता है, और जो y के साथ होता है वो b1/b2 होता है। यहाँ देख लीजिए -k कितना हो गया आपका, यहाँ ना, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 + इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -3k। देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, ये गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2/-3। माइनस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर भी भेज सकते हैं, तो क्या, तो देख लीजिए आपका ये भी क्लियर हो गया।
समझ में आ गया होगा आपको के का मान यहीं पे कभी पी दे देता है, कभी के देता है, कभी जो है ए रख देगा। तो इस तरह से आपका ये अद्वितीय हल के लिए, कभी अनेक हल के लिए, कभी अपरिमित रूप से अनेक हल तो हो गया, और कोई हल नहीं के लिए भी दे देता है।